आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। हम अध्ययन कर रहे हैं राणा सांगा। आज हम अध्ययन करेंगे राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष के क्या क्या कारण थे। चलिए, तो बाबर और राणा सांगा, आपको पता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 को हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। और शीघ्र ही बाबर और राणा सांगा के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है कि बाबर और सांगा के मध्य संघर्ष के क्या क्या कारण थे। ठीक है, तो पहला तो सवाल यहाँ बन गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किन के मध्य हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को मुगल शासक बाबर और लोदी शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें परिणाम ये रहा कि इब्राहिम लोदी यहाँ पराजित हुए, बाबर विजय हुए और दिल्ली सल्तनत का यहाँ खात्मा हो जाता है और मुगल वंश की नींव पड़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे। तो पहला बाबर सांगा संघर्ष कारण, सांगा पर वचन भंग का आरोप। तुर्की भाषा में लिखी अपनी आत्मकथा बाबर ने एक किताब लिखी, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, और भाषा कौन सी? तुर्की भाषा। तो यहाँ सवाल बन गए कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में। ठीक है, और उसे बाद में फारसी में भी अनुदित किया गया। तो बाबर ने लिखा कि सांगा ने काबुल में मेरे पास दूत भेजकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कहा। ठीक, तो बाबर यहाँ कहना चाहता है कि सांगा ने मुझे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और उसी समय सांगा ने स्वयं आगरा पर हमला करने का वायदा किया था। ठीक है, चलिए, फिर ये कहना चाहते हैं बाबर कि सांगा ने मुझे बुलाया है और उस समय सांगा ने कहा कि आप यानी बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो मैं आगरा पर आक्रमण करूंगा। ठीक है, किंतु सांगा अपने वचन पर नहीं रहा। मैंने यानी ये बाबर कह रहा है कि मैंने दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमा लिया तो भी सांगा की तरफ से हिलने का कोई चिन्ह दृष्टिगत नहीं हुआ, यानी सांगा ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। सांगा पूर्व में इब्राहिम लोदी को, अब देखिए यहाँ दो चीज़ें हो गई, ये एक तरफा तो था बाबर का। अब हम अगर इसका विश्लेषण करें तो सांगा पूर्व में इब्राहिम लोदी को अकेला ही 2 बार पराजित कर चुका था। आपको पता है, खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध। 1517 खातौली वाला, 1518 बाड़ी वाला। इस दोनों युद्धों में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है ना। ऐसे में उसके विरुद्ध काबुल से बाबर को भारत आमंत्रित करने का आरोप तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। यानी बाबर अगर ऐसा कहे कि सांगा ने आमंत्रित किया है तो ये तर्कसंगत नहीं है, ये जो आरोप है असंगत है और पूर्णतया गलत है। चलिए, दूसरा, महत्वाकांक्षाओं का टकराव। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय के बाद संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। ये बाबर चाहता था कि इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सुल्तान था उसको हरा दिया। तो अब वास्तव में बाबर के समक्ष मेवाड़ का राणा सांगा ही सबसे शक्तिशाली शासक था। अगर भारत को जीतना है तो सांगा को हराना। हिंदूपथ यानी हिंदू प्रमुख सांगा को पराजित किए बिना ऐसा संभव नहीं था। यहाँ सवाल बन गए कि मेवाड़ के किस शासक को हिंदूपथ कहा जाता था? तो राणा सांगा या हिंदू प्रमुख कहा जाता।
दोनों का उत्तरी भारत में एक साथ बने रहना ठीक वैसा ही था जैसे एक मयान में दो तलवारें, यानी यहाँ दो शक्तिशाली शासक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए दोनों महत्वाकांक्षी शासकों के बीच में टकराव अवश्यंभावी था। चलिए तीसरा, राजपूत अफगान मैत्री। यद्यपि पानीपत के प्रथम युद्ध में अफगान पराजित हो गए थे, किंतु वे बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत थे। ठीक है ना। इस कार्य के लिए सांगा को उपयुक्त पात्र समझकर अफगानों के नेता हसन खां मेवाती और मृतक सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी सांगा की शरण में पहुंच गए। ठीक है, यानी अफगानों का नेता हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी दोनों सांगा के शरण में आ गए और विदेशी आक्रांता को भारत से बाहर निकालने के लिए षड्यंत्र कहें या व्यूह रचनाएं तैयार करने लगे। तो राजपूत अफगान मोर्चा बाबर के लिए भय का माहौल पैदा कर रहा था। ठीक है ना। इससे बाबर को भय व्याप्त हो गया कि अगर राजपूत अफगान इकट्ठे हो गए तो उन्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। अतः उसने सांगा की शक्ति को नष्ट करने का फैसला कर लिया। फिर चौथा, सांगा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के पराजय से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सांगा ने उस समय क्या किया, खंडार दुर्ग रणथंबोर के पास स्थित है और उसके निकटवर्ती 200 गांवों को अधिकृत कर लिया, जिससे वहां के मुस्लिम परिवारों को पलायन करना पड़ा। ये 4 मुख्य कारण माने जाते हैं। अगर 5वां मुख्य कारण अपन माने तो 5वां है बयाना दुर्ग का सामरिक महत्व। बयाना दुर्ग का सामरिक महत्व, यानी अगर राजस्थान में बाबर को प्रवेश करना था तो बयाना दुर्ग पर अधिकार करना अवश्यंभावी था। इसीलिए बयाना दुर्ग पर आक्रमण करके बाबर ने अधिकार कर लिया। फिर अब दोनों शासकों ने भावी संघर्ष को देखते हुए अपनी अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी आरंभ कर दी। मुगल सेनाओं ने क्या किया, बयाना, धौलपुर और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आरंभिक, जिससे बाबर की शक्ति में वृद्धि हो गई। इधर सांगा के निमंत्रण पर अफगान नेता हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, मारवाड़ का शासक मालदेव, गंगा का पुत्र, मारवाड़ का जो मालदेव वो गंगा का पुत्र, आमेर का पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, वागड़ का रावल उदय सिंह, सलुम्बर का रावत रतन सिंह, इनको याद रखना रावत रतन सिंह को, और चंदेरी का मेदिनी राय महत्वपूर्ण है ये, और शादरी का झाला अज्जा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देवलिया का रावत बाघ सिंह और बीकानेर के कुंवर कल्याणमल सैन्य राणा सांगा के साथ पहुंच गए। ठीक है, कब, जब बयाना पर बाबर का अधिकार हुआ। तो फिर क्या हुआ, तो फरवरी 1527 ईस्वी को सांगा रणथंबोर से बयाना पहुंच गया, जहां पर बयाना युद्ध होता है। ठीक है, बयाना युद्ध 16 फरवरी 1527 सांगा और अकबर की सेना के मध्य। और बयाना का उस समय दुर्ग रक्षक कौन था, बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा। तो सांगा ने दुर्ग को घेर लिया, जिससे दुर्ग में स्थित मुगल सेना की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, खराब हो गई। बाबर ने बयाना की रक्षा के लिए और मेहंदी ख्वाजा की अतिरिक्त सहायता देने के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा की अध्यक्षता में एक विशाल सेना भेजी। ठीक है,
तो यहाँ दो नाम याद रखने, मेहंदी ख्वाजा और मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा। और इस सेना को भी राजपूतों ने खदेड़ दिया। अंततः बयाना पर सांगा का पुनः अधिकार हो गया और बयाना विजय बाबर के विरुद्ध सांगा की एक महत्वपूर्ण विजय थी, जिससे मुगलों के पैर उखड़ गए थे और मुगलों में भय व्याप्त हो गया था। ठीक है, तो सवाल यहाँ बनता है कि बयाना युद्ध कब हुआ? 16 फरवरी 1527 राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य। बयाना दुर्ग का रक्षक कौन था? मेहंदी ख्वाजा। और अतिरिक्त सैनिक सहायता लेकर कौन आया? मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा। ठीक है, इधर बाबर युद्ध की तैयारियों में जुटा था। कब? बयाना युद्ध के तुरंत बाद। किंतु महाराणा की तीव्र गति, बयाना की लड़ाई, वहाँ से लौटे शाह मंसूर किस्मती आदि से राजपूतों की वीरता की प्रशंसा सुनकर बाबर चिंतित हो गया। और इसी समय एक मुस्लिम ज्योतिष था मोहम्मद शरीफ ने आग में घी डालने का काम करके एक भविष्यवाणी की कि मंगल का तारा पश्चिम में है, इसलिए पूर्व से लड़ने वाला पराजित होगा। तो बाबर की सेना की स्थिति खानवा के जो मैदान है वहाँ पूर्व में थी। इससे चारों तरफ निराशा का वातावरण देख बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए कभी शराब न पीने की प्रतिज्ञा की कि मैं जहीरुद्दीन बाबर कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। और शराब पीने की कीमती सुराइयाँ प्याले तुड़वा कर गरीबों में बांट दिए। सैनिकों को मजहबी भावों को उत्तेजित करने के लिए उसने कहा, सरदारों और सिपाहियों, प्रत्येक मनुष्य जो इस संसार में आता है अवश्य मरता है। जब हम चले जाएंगे तब एक खुदा ही बाकी रहेगा। जो कोई जीवन का भोग करने बैठेगा उसको अवश्य मरना भी होगा। जो इस संसार रूपी सराय में आता है उसे एक दिन यहाँ से विदा भी होना पड़ता है। इसलिए बदनाम होकर जीने की अपेक्षा प्रतिष्ठा के साथ मरना अच्छा है। मैं भी यही चाहता हूँ कि कीर्ति के साथ मृत्यु हो तो अच्छा होगा। शरीर तो नाशवान है, खुदा ने हम पर बड़ी कृपा की है। इस लड़ाई में हम मरेंगे तो शहीद होंगे और जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। यानी बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। ठीक है, इसलिए सबको कुरान हाथ में लेकर कसम खानी चाहिए कि प्राण रहते हुए कोई भी युद्ध में पीठ दिखाने का विचार न करे, ये बाबर ने कहा। इसके साथ ही बाबर ने रायसेन के सरदार सलदी तंवर के माध्यम से सुलह की बात भी चलाई। महाराणा ने इस प्रस्ताव पर अपने सरदारों से बात की, किंतु सरदारों को सलदी की मध्यस्थता पसंद नहीं आई। यहाँ सवाल आ सकता है कि बाबर ने राणा सांगा के साथ मध्यस्थता या सुलह किसके माध्यम से करने की बात चलाई? तो ये याद रखना, सलहदी तंवर। ये सलहदी तंवर राणा सांगा के साथ अंत में विश्वासघात भी करते हैं, आपको पता ही है। तो फिर इसलिए राणा सांगा ने अपनी सेना की प्रबलता और बाबर की निर्बलता प्रकट कर संधि की बात बनने न दी। संधि वार्ता का लाभ उठाते हुए बाबर तेजी से अपनी तैयारी करता रहा और खानवा के मैदान में आ डटा। इधर तो वो संधि की बात चला रहा है बाबर, सांगा को युद्ध में ढिलाई करने के लिए, जबकि बाबर तो अपनी युद्ध तैयारियों में लगा हुआ ही है। फिर भाई देखिए, कविराज श्यामल दास के एक ग्रंथ है वीर विनोद। यहाँ सवाल बनता ये मोस्ट है कि वीर विनोद किसकी रचना है? कविराज श्यामल दास, या कविराज श्यामल दास की रचना का नाम वीर विनोद। उसके अनुसार 16 मार्च 1527 को सुबह खानवा भरतपुर के मैदान में युद्ध प्रारंभ हो गया। चलिए, ये मोस्ट सवाल बन गया यहाँ कि खानवा का युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया। तो
खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को खानवा भरतपुर में मुगल शासक बाबर और मेवाड़ शासक राणा सांगा के मध्य आरंभ हुआ। पहली मुठभेड़ में बाजी राजपूतों के हाथ लगी, किंतु अचानक सांगा के सिर में एक तीर लगने के कारण उसे युद्ध भूमि से हटाना पड़ा। युद्ध संचालन के लिए अब सरदारों ने सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत से सैन्य संचालन के लिए प्रार्थना की और उनको कहा कि आप मेवाड़ का राज चिन्ह धारण कीजिए। तो रावत रतन सिंह ने क्या कहा? रतन सिंह ने ये कहते हुए उक्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि मेरे पूर्वज मेवाड़ का राज्य छोड़ चुके हैं, इसलिए मैं एक क्षण के लिए भी राज चिन्ह धारण नहीं कर सकता, परंतु जो कोई राज्य छत्र धारण करेगा उसकी पूर्ण रूप से सहायता करूंगा और प्राण रहने तक शत्रु से लड़ूंगा। तो इसके बाद झाला अज्जा को हाथी पर बैठाकर युद्ध जारी रखा गया और झाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण किया। राजपूतों ने अंतिम दम तक लड़ने का निश्चय किया, किंतु बाबर की सेना के सामने उनकी एक ने चली और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। विजय के बाद बाबर ने गाजी की पदवी धारण की। तो बाबर ने कौन से युद्ध के बाद गाजी की पदवी धारण की, कौन से पहले युद्ध के बाद, यानी ऐसा कौन सा युद्ध सबसे पहले गाजी की पदवी धारण की थी? तो खानवा युद्ध के बाद। और विजय चिन्ह के रूप में राजपूत सैनिकों के सिरों की एक मीनार बनवाई। यहाँ आपको पता ही है कि सांगा की पराजय का कारण और बाबर की जीत का कारण तोप खाना भी है। तलवारों के सामने तोप खाना कह दिया जाए तो भाई तोप खानों के सामने तलवारें कितनी टिकेगी। फिर भी धन्य है सांगा जो तोप खाने के सामने लड़ने के लिए तैयार हो गए। और दूसरा उसकी महत्वपूर्ण है तुलुगामा पद्धति। इस नवीन युद्ध पद्धति और तोपखाना से राणा सांगा की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई। ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सांगा की पराजय के कारण। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे और आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री वाले गुरुजी से।